हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, संयोगिक अनुबंध। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है और क्यों बनाया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन की कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट या संयोगिक अनुबंध क्या है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी अनसर्टेन इवेंट की जो किसी अनसर्टेन कोलेटरल इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है। उसे मैं क्या कहूंगा, कंटीजेंट संयोगिक अनुबंध। एक बात ध्यान रखना, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए बना है। सीधा सिंपल सी बात है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो बना था वो किसके लिए बना था, इंश्योरेंस के लिए। किसके लिए बना, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो एक कैटेगरी बनाई गई थी वो कौन सी बनाई गई थी, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बनाई गई थी। अब इसके इसेंशियल्स की बात करते हैं। पूरे सारे इसकी डेफिनेशन में जो जो इसेंशियल्स आए हैं, जो जो वर्ड्स आए हैं, उन सबको हम रीड करते हैं। तो इसके इसेंशियल्स में अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो सबसे पहला जो इसका इसेंशियल आता है वो आता है डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। क्या आएगा, डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। कि अगर कोई इवेंट की या तो ये हैपनिंग के ऊपर डिपेंड हो सकता है या नॉन हैपनिंग पे, कि भाई अगर ये काम हुआ तो तेरे को ऐसा करना पड़ेगा, अगर ये काम ना हुआ तो तेरे को ऐसा करना पड़ेगा। इट मींस ये सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, किसी अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग पे या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है। क्लियर है। दूसरी मैं अगर बात करूं तो दूसरा आएगा द इवेंट इज कोलेट्रल। द इवेंट इज कोलेट्रल। के इवेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, कोलेट्रल, संपार्श्विक। अब कोलेट्रल का मतलब सीधा सा मैं अगर बात करूं तो कोलेट्रल का मतलब होता है एडिशनल, कि पूरा का पूरा उसके ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए। या मैं कहूं कोलेट्रल तब होगा जब वो उस प्रोमिस या उस कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, राम ने श्याम को कहा कि मैं तेरे को 100 बोरी गेहूं सप्लाई करूंगा अगर तू मेरे को 1 लाख रुपए एडवांस देगा। तो क्या ये कोलेट्रल है, ये कोलेट्रल नहीं है, ये सिर्फ उस प्रोमिस या कंसिडरेशन का पार्ट है। तो कभी भी जो इवेंट होगा वो कैसा होना चाहिए, हमेशा कोलेट्रल होना चाहिए। अगर इवेंट कोलेट्रल नहीं है, मियर विल है अगर आपकी, तो फिर वो कंटीजेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्लियर है। थर्ड जो इसका एसेंशियल आता है वो आता है नॉट अ मियर विल ऑफ द प्रोमिसर। कि ये सिर्फ प्रोमिसर की इच्छा नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ प्रोमिसर की इच्छा नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ उसकी मियर विल है तो फिर कंटीजेंट नहीं होगा। मैं आपके सामने 2 एग्जांपल लिख रहा हूं, बहुत इजी है, ध्यान से समझना। ए ने बी को कहा, या मैं इसको कहूं कि अगर कंट्रोलेबल है, किसी भी पार्टी के कंट्रोल में है, तो वो कंटीजेंट नहीं होगा। इस पॉइंट्स को अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूं तो अगर वो कंट्रोलेबल है, एक के कंट्रोल में है किसी भी पार्टी के, तो फिर वो कंटीजेंट नहीं हो सकता। इस एग्जांपल ने देखना, ए ने बी को कहा कि अगर मेरी शादी सी से हो गई, वर्डिंग पे ध्यान देना, ए ने बी को कहा अगर मेरी शादी सी से हो गई तो मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा। क्लियर है। दूसरा जो मेरा एग्जाम्पल है वो सेम है, ए ने बी को कहा अगर सी ने मुझसे शादी कर ली तो मैं तेरे को 1 लाख रुपए का पेमेंट करूंगा। यहां क्या कहा है ए ने बी को, अगर मेरी शादी सी से हो गई तो मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा। यहां क्या कहा ए ने बी को, अगर मैंने सी से शादी कर ली तो मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा। इनमें से कौन सा कंटीजेंट है, फर्स्ट या सेकेंड। इसको जज करने के लिए अपन को ये देखना होगा कि ये कंट्रोल में है या नहीं, ये सिर्फ मियर विल है या नहीं। यहां इसने क्या कहा ए ने बी को कि अगर मैंने सी से शादी कर ली तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। इट मींस ये तो पूरा का पूरा किसके कंट्रोल में है, प्रोमिसर के कंट्रोल में है, उसकी विल पे, उसकी डिजायर पे तो डिपेंड है, तो ये कंटीजेंट नहीं होगा। यहां देखो, ए ने बी को कहा कि अगर मेरी शादी सी से हो गई, क्या ए के कंट्रोल में है, क्या बी के कंट्रोल में है, क्या सिर्फ इसकी विल से काम चल जाएगा, नहीं। इट मींस ये किसकी कैटेगरी में आएगा, कंटीजेंट की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है। तो जो भी इवेंट हो रहा है वो सिर्फ प्रोमिसर की विल, सिर्फ इच्छा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट अगर अपन इसके एसेंशियल्स की बात करें तो नेक्स्ट जो इसका एसेंशियल आएगा वो आएगा इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। क्या आएगा, इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। के इवेंट हमेशा कैसा होना चाहिए, अनसर्टेन, अनिश्चित होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा,
कंटीजेंट की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज कंटीजेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं इसकी डेफिनेशन को दोबारा समझने के लिए। ए ने बी के साथ एक एग्रीमेंट बनाया कि अगर एक पर्टिकुलर शिप 1 साल के अंदर आ गया तो मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा। क्लियर है? कंटीजेंट है, बिल्कुल कंटीजेंट है। देखो ध्यान से यहां देखते हैं, डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। हैपनिंग पे डिपेंड कर रहे हैं कि भाई जहाज आ गया तो दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। दूसरा, इवेंट इज कोलेट्रल। इवेंट कैसा है? कोलेट्रल है, क्योंकि वो सिर्फ उस प्रोमिस का या कंसीडरेशन का पार्ट नहीं है, उस पे बेस्ड नहीं है, तो ये एसेंशियल भी एग्जिस्ट करता है। तीसरा, नॉट ए मियर विल ऑफ द प्रोमिसर। क्या ये किसी के भी कंट्रोल में है कि शिप आएगा या नहीं आएगा? इट मींस ये भी एसेंशियल कंप्लीट हो रहा है। और चौथा था, इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। इवेंट कैसा होना चाहिए? अनसर्टेन। अब शिप आएगा या नहीं आएगा ये तो क्या है? अनसर्टेन है। चारों कंडीशंस पूरी हो रही है, इट मींस वो किसका एग्जांपल है? कंटीजेंट का। और मैंने आपको क्या बताया, कंटीजेंट मेनली क्यों बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था? फॉर इंश्योरेंस, ताकि दूसरे को क्या किया जा सके? कंपनसेट किया जा सके। क्लियर है? ये थी डेफिनेशन कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसकी एसेंशियल्स की। अब बात आती है कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो फिर उससे रिलेटेड रूल्स क्या होंगे, इन्फोर्स कैसे करवाया जाएगा। क्लियर है? तो उसको देखेंगे कि उसको इन्फोर्स कैसे करवाया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले अपन एक छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं ताकि ये इजीली समझ में आ जाए। यहां मैं लिखता हूं बेस्ड अपॉन, क्या लिखता हूं? बेस्ड अपॉन। और यहां मैं लिखता हूं व्हेन एनफोर्स, कि कब आप उसे एनफोर्स करवा सकते हो। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कि बेस्ड ऑन हैपनिंग, घटना के घटित होने पर अगर निर्भर करता है। क्या हम बात कर रहे हैं? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो किसके ऊपर बेस्ड है? हैपनिंग पे। तो भैया आप उसे इन्फोर्स कब करवाओगे? फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को क्या कहा कि एक शिप, एक पर्टिकुलर शिप 1 साल के अंदर अगर आ गया तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। किस पे डिपेंड करता है? हैपनिंग पे। आप इन्फोर्स कब करवाओगे? जब वो शिप विद इन 1 ईयर वो वापस आ जाए। इट मींस इन्फोर्स कब होगा? व्हेन इवेंट हैपन, कि जब वो इवेंट हैपन हो जाएगा भैया तो हम उसको क्या करवा लेंगे? इन्फोर्स करवा लेंगे। सीधी सी बात है। दूसरा, अगर किसके ऊपर बेस्ड हो? नॉन हैपनिंग पे, किसी घटना के घटित ना होने पे, ना घटित होने पर निर्भर करे। किस पे? नॉन हैपनिंग पे। जैसे इसी एग्जांपल को मैं लेता हूं, ए ने बी को क्या कहा? अगर एक पर्टिकुलर शिप 1 साल के अंदर नहीं आया, नॉट हैपनिंग पे डिपेंड हो गया, तो मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा। तो फिर ये इन्फोर्स कब होगा? सीधी सी बात, जब उस पर्टिकुलर टाइम में वो इवेंट हैपन ना हो, 2 साल बीत जाए और वो शिप ना आए तो आप इन्फोर्स करवा लो। या फिर उस विद इन टाइम से पहले ही कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज हो जाए कि अब वो इम्पॉसिबल ही हो गया है। फॉर एग्जांपल, 6 महीने होते ही जहाज डूब गया। क्या अब 2 साल का वेट करने की जरूरत है? क्या डूबा हुआ जहाज वापस आएगा? नहीं। तो इट मींस अगर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड करता है? नॉन हैपनिंग पे। तो फिर आप उसको इन्फोर्स कब करवाओगे? व्हेन इवेंट नॉट हैपन, जब वो इवेंट हैपन ना हो और बिकम इम्पॉसिबल, क्या हो जाए? इम्पॉसिबल हो जाए, तो आप उसको पहले भी क्या करवा सकते हो? इन्फोर्स करवा सकते हो। क्लियर है? तीसरा, अगर मैं बात करूं कि बेस्ड ऑन इम्पॉसिबल एक्ट, किस पे डिपेंड करे? इम्पॉसिबल एक्ट पे, कि एक लड़के ने लड़की को कहा कि मैं तेरे को चांद तारे तोड़ के ला दूंगा। सबसे पहले तो ये देखो क्या ये कंटीजेंट है, क्योंकि जब ऑप्शनल टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे तो उसमें पूछा जाता था कि ये कंटीजेंट की कैटेगरी में आएगा या नहीं, तो ये कंटीजेंट की कैटेगरी में आता है। इसलिए यहाँ कैटेगरी बनाई कि अगर कोई इम्पॉसिबल एक्ट के ऊपर अगर कोई बेस्ड हो जाए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो इन्फोर्स कब होगा? तो सीधी सी बात है कि कभी भी इम्पॉसिबिलिटी आ गई तो फिर तो वो इन्फोर्स हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर होगा हमारा क्या? वॉइड, व्यर्थ। ये कभी भी इन्फोर्सेबल हो ही नहीं सकता। क्लियर है? और लास्ट इसकी मैं अगर बात करूं तो बेस्ड ऑन फ्यूचर बिहेवियर, बेस्ड अपॉन फ्यूचर बिहेवियर ऑफ एनी लिविंग पर्सन। क्या किसके ऊपर डिपेंड हो? किसी भी लिविंग पर्सन, जिंदा व्यक्ति के फ्यूचर बिहेवियर पे अगर डिपेंड करता हो तो इन्फोर्स कब होगा? चलो, तो इसका एक एग्जांपल, अपन एक एग्जांपल लिया था। ए ने बी को क्या कहा था कि अगर मेरी शादी सी से हो गई, क्या बोला? अगर मेरी शादी सी से हो गई तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। क्लियर है? तो
क्या किसी लिविंग पर्सन के बिहेवियर पे डिपेंड कर रहा है? सी एक लिविंग पर्सन है, बिल्कुल है जी। क्या इसके बिहेवियर पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। किसी ने शादी कर ली तो दूंगा। तो फिर हैपन कब होगा? जब वो लिविंग पर्सन उसी के अकॉर्डिंग क्या करे, एक्ट करे। तो यहां कब इन्फोर्स होगा? व्हेन द पर्सन एक्ट अकॉर्डिंगली, कि जब वो पर्सन उसी के अकॉर्डिंग, जैसा हमने सोचा था उसी के अकॉर्डिंग अगर वो बिहेवियर करता है तब वो क्या हो जाएगा? एनफोर्स हो जाएगा। क्लियर है? तो इन्फोर्समेंट से रिलेटेड रूल्स क्या है कि अगर कोई हैपनिंग पे डिपेंड करता है तो इन्फोर्स कब होगा? व्हेन इवेंट हैपन, जब वो इवेंट हैपन हो जाए। अगर नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है तो वो हैपन ना हो या वो क्या हो जाए? इम्पॉसिबल हो जाए, तो आप इन्फोर्स करवा सकते हो। अगर इम्पॉसिबल एक्ट पे ही डिपेंड करता है तो वो कैसा होगा? वॉइड होगा। अगर किसी फ्यूचर बिहेवियर ऑफ एनी लिविंग पर्सन पे बेस्ड है, किसी लिविंग पर्सन के फ्यूचर बिहेवियर पे डिपेंड करता है, तो एनफोर्स कब होगा? जब वो पर्सन उसी अकॉर्डिंग बिहेव करे जिस अकॉर्डिंग हमने सोचा था। क्लियर है? तो ये थे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स, इन्फोर्समेंट से रिलेटेड रूल्स। आई होप आप सब लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।